तो हेलो गाइस वेलकम। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आशुतोष कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 15 या पार्ट नंबर 15 या अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है जिस अध्याय का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। चलो जानते हैं अब हम लोग शुरुआत से। देखा जाए, यदि दूर स्थित आकाशगंगा में कई अन्य ग्रह यानी एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पर भ्रमण करे, तब हम सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थिति जीवन की विभिन्न जातियों स्पीसीज जानने के साथ हम रहते हैं, मतलब होता नहीं है, जिनके साथ हम रहते हैं और हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ते हैं। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विकास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चोटियाँ की जाती है और 3 लाख बीटल भृंग और 28,000 मत्स्य जाति तथा 20,000 से अधिक अधिपादप यानी ऑर्किड्स की जातियाँ हैं। उसके बाद देखा जाए तो पारिस्थितिकविद तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछ कर समझने को कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि इतनी विभिन्न जातियाँ क्यों हैं? क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले उपस्थित थी? यह सब विविधताएं कहाँ से आई? जीवमंडल के यह विविधताएं क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? यदि ये विविधता कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? और मानव जीव इस विविधता से इस किस प्रकार का लाभान्वित है, यानी कि उससे बेनिफिटेड है। जैव विविधता क्या होती है? हमारे जैव में न केवल जाति स्पीसीज स्तर वरन जैव संगठन के सभी स्तर के कोशिकाएं के वृहन अणुओं से लेकर जीवोम बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। जैव विविध तक सामाजिक जीव वैज्ञानिक एल्बर्ट विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया। अतः से अति महत्वपूर्ण निम्न इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न। पहला है क नंबर, आनुवंशिक विविधता। एक जाति आनुवंशिक स्तर को विवरण क्षेत्र में बहुत विविध दर्शा सकता है। हिमालय की विभिन्न श्रेणी में उगने वाले औषधीय पादप रावोल्फिया एंड विटोमेरिया विमिटोरिया की आनुवंशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रासायनिक रेशरपीन की क्षमता तथा सांद्रण से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप में धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। जातीय स्पीसीज विविधता। यह विभिन्नता जाति स्तर पर उदाहरण है। पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल विविधता। अब देखा जाए तो यह विविधता परितंत्र स्तर पर है, जैसे भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान या मैंग्रोव्स, या फिर कहा जाए तो प्रताप भित्ति, कोरल रीफ या फिर आर्द्रभूमि या फिर ज्वारंद क्या लिखा हुआ है, ज्वारंद मुख। क्या लिखा हुआ है? ज्वारंद मुख। इसको एस्चुअरीज भी कहते हैं। तथा एल्पाइन स्वापल मीडोज की पारितंत्र विविधता यानी कि स्कैंडिनेवाइड देश नॉर्वे में से अधिक है। प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे हैं, लेकिन जातीय क्षति आदि इसी दर से जारी रही तब हम संपदा को दो शब्दों में भी कम समय खो सकते हैं। समझे? मतलब क्या बोल रहा है? तब हम 2 शताब्दी में भी
कम समय खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रखरखाव के लिए जैव विविधता व इसका संरक्षण एक आवश्यकता और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। देखा जाए 15.1.1 में तो पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं, तो देखा जाए अब तक खोजी तथा निमित तथा बोलते हैं नामित जातियां के प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों से हम जानते हैं कि आज की कितनी जातियां अंकित की गई। लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। अगर देखा जाए तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनिट मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसर्चेस 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी कितनी जातियां की खोज व्याख्या शेष है। आंकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र है और वर्गीय समूह की जातियां की खोज और कटिबंधिक और या ट्रॉपिकल देशों की उपेक्षा शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट देशों में अधिक है। यह सोचकर कि प्रबल में उष्णकटिबंध को बहुत सी जातियां की खोज शेष है। वैज्ञानिक ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कि कीटों के समूह की उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों के अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आंकलन किया। कुछ चरम आंकलन की पड़ास 20 से 25 मिलियन, लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से युद्ध आंकलन वैश्विक जातीय विविधताएं को लगभग 70 लाख मिलियन से अधिक मानता है। ओके, अब देखा जाए तो आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जातियों के सूचों के आधार पर देखें। देखो बात क्या है, सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, अमृतबीजी और अनावृतबीजियों जैसे पादपों जो मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। ओके, उसके देखा जाए तो ये सब तो देख लिए हम लोग। अब देखो इसका अर्थ यह है कि यह ग्रह में 10 जंतु में 7 कीट और पुनः कीटों में अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएं। संसार में कवक जातियों के कुल संख्या मछली, उभयचर और एम्फीबिया, एडिसरीप और रेप्टाइल्स तथा स्तनधारी मैमल्स से अधिक है। ओके, और देखा जाए तो चित्र में 15.1 में कुछ मुख्य वर्ग टैक्सा की जातियों की जैव विविधता दर्शाई गई है, जिसका भी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके और कुछ नहीं। देखो गाइस, ये जो पूरा जो मैं चैनल बना रहा हूँ मोस्टली रीडिंग पर्पज़ से है, ठीक है ना। तो आप रीडिंग करना चाहते हो तो ही चैनल पर जुड़े, अदरवाइज़ कोई करने की बात नहीं है, क्योंकि समझाने के तो अलग उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ही, बट उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अभी खुद ही मेडिकल तैयारी करो, उतना टाइम नहीं बचता कि तो पढ़ाओ, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे ये थे, यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आंकलन प्रोकैरियोटिक की संख्या नहीं बताते हैं। जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जाति की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकृत के रूप में तरीके के सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धक योग्य यानी कि
कचरेवल नहीं। यानी कि कहा जाए यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी विविध लाखों में पहुंच जा सकती है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.5% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय 18.1 बिलियन है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। लेकिन भारत में लगभग 45,000 पादप तथा इससे 2 गुना अधिक जंतु अभिलिख किया जा चुका है। ठीक है ना। अब देखा जाए तो वास्तव में अभी कई जीव जातियों को खोज और तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मे ने के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तब अभी तक कुल 22% जातियों की खोज हुई है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु की खोज तथा वर्णन होना अवशेष है। क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संपदा की खोज कर सकते हैं? सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रतिशत मानव शक्ति तथा समय की आवश्यक होगी। यह स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले विलुप्त हो रही है। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय जैव संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने के से पहले विनष्ट हो रहा है। ओके, अब देखा जाए जीव विविधता के प्रतिरूप और उनके पैटर्न देखते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है हमारा आकांक्षीय प्रवणता। देखो, जंतु व पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु व पौधे के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से आकांक्षाओं पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता है और सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि आकांक्षीय सीमा जो होती है करीब 25.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। ठीक है ना। में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जाति पाई जाती है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री में है 105 पक्षियां हैं। वह ग्रीनलैंड के 71 डिग्री पर उत्तरी के केवल 56 पक्षीय जातियां हैं। भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है 1200 से अधिक पक्षीय जातियां हैं। एंड कहा जाए तो इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में जैसे कि इक्वाडोर एंड संवहनी पौधों की जातियां USA एंड के माध्यम पे पश्चिम क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों में वनों से 10 गुना अधिक है। कहा जाए तो दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न यानी कि उष्ण कटिबंधिक वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ पर 40,000 पादप जातियाँ तथा 3,000 मत्स्य यानी 1300 पक्षी और 427 स्तनधारी 427 उभयचरी और 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जाति का आवास है। कहा जाए तो वैज्ञानिक का अनुमान है कि इन वर्षा वनों के में अधिक भी कम से कम 2 लाख कीट जातियां की खोज की पहचान अवशेष है। ओके, उसके बाद देखा जाए तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक जैव विविधता है। पारिस्थितिकी तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की है, जिसमें
कुछ निम्न है, जैसे जाति उपवन, इसको हम लोग स्पीशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आमतौर पर समय का कार्य शीतोष्ण क्षेत्रों में प्राचीन के समय में बार बार हिम हिम हिमनदन और ग्लेशिएशन होता रहा, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में लाखों वर्षों से उपेक्षाकृत अबाधित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला है। उष्णकटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से विभिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर परिवर्तन निकेत एंड द विशिष्टीकरण यानी कि नी स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता रहा है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविध हुई। और ग नंबर में कहा गया है उष्णकटिबंधक क्षेत्रों में अधिक और सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादक अधिक होता है और जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता का होता है। और जाति क्षेत्र संबंध देखा जाए, जर्मनी के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर्स एंड वॉन हम्बोल्ट्स ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र का जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि वर्गों यानी कि अनावृतबीजी पादप पक्षी और चमगादड़ यानी कि अवलकन जलीय मछलियाँ की व्यापक किस्मों के क्षेत्रों के बीच संबंध आयताकार यानी कि परिपर्वल्य है, और कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है। चित्र 15.2 में देखो, यहाँ पे कुछ दे रखा है। ये कुछ चित्र है जहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉग पैमाना को दे रखा है, जाति संबंधी यहाँ है, क्षेत्र यहाँ, जैसे कि यहाँ क्या कांस्टेंट वैल्यू पे जा रहा है, जिसको हम लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए कहा है, और जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है उसको हम लोग एस इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर या सी ए जेड का है। ठीक है, इस ग्राफ को नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, एंड जहाँ पर एस इज इक्वल टू जाति एंड ए इज इक्वल टू क्षेत्र एंड जेड इज इक्वल टू रेखीय ढाल एंड सी इज इक्वल टू अक्षखंड या फिर वाई अंत अक्षखंड कहते हैं। जैसे परिस्थिति वैज्ञानिक ने बताया था कि जेड का मान 0.1 से 0.2 परास के में होता है। भले ही वर्गीकृत समूह अथवा क्षेत्र यानी कि वैज्ञानिक जैसे कि ब्रिटेन के पादप एवं कैलिफोर्निया ने पक्षी या न्यूयॉर्क के मोलस्क कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू है 0.1 से लेकर 0.12 के बीच में ही 0.1 से 0.2 के बीच में ही रहेगा। और कहा जाए समराशियन रेखा यानी कि रिग्रेशन लाइट की ढलान यानी आश्चर्यजनक रूप से एक ऐसी मतलब एक जैसी होती है। और लेकिन यदि हम किसी को बड़े समूह में या जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र में संबंध का विश्लेषण करते हैं, तो तब ज्ञात होता है कि समराशियन रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी है, यानी कि जेड का जो वैल्यू है परास जो है वो 0.6 से लेकर 0.1.2 के बीच में रहेगा। ठीक है, या तो कोई दिक्कत, इस पूरे वैल्यू को ध्यान रखना, इस पूरे वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे से बहुत काम आएगा। अब देखो, उदाहरणार्थ विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारी की रेखा की ढलान 1.15 है, एंड इस संदर्भ में तिरछी खड़ी ढलान का क्या अर्थ है? देखा जाए 15.1 में जाति विविधता का परितंत्र में महत्व देखा जाए तो क्या किसी समुदाय की संख्या परितंत्र के कार्यों को वास्तव में प्रभावित करता है? यह ऐसा प्रश्न है जिसका परिस्थितिविद एंड उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से दर्शकों के परिस्थितिविदों का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियाँ होती है वह परितंत्र कम हो जाने वाली समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। एक जैवी देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, एक जैवी समुदाय के लिए स्थिर क्या है? एक स्थिर समुदाय की उत्पादक के में साल दर अधिक
अंत नहीं होना चाहिए। यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाली या तथा विदेशी एलियन जातियों के आक्रमणों को रोकने के भी लिए होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि ये गुण जातीय समृद्धि से किस प्रकार की संबंधित है, लेकिन डेविड टिलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर लंबे समय तक परितंत्र इकोसिस्टम के प्रयोग से इस बारे में कुछ प्रारंभिक उत्तर देते हैं। टिलमैन ने पाया कि भूखंडों ने जिन पर अधिक जातियाँ भूखंडों ने जिन पर अधिक जातियाँ थी, साल दर कुल जैवभर में कम विभिन्नताएं दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि होने का उत्पादक बढ़ती है, किसी में वृद्धि हो ना तो उसका उत्पादक भी बढ़ती है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से यही जानते हैं कि कैसे जातीय समृद्ध परितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। हम यह जानते हैं तथा महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे परितंत्र के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि इस ग्रह यानी मानव जीवन को रखने के लिए भी आवश्यक है। इस समय जब हम जातियों को भयावह गति में से देख रहे हैं, जो खो रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियाँ विलुप्त हो जाए तो क्या वास्तव में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पश्चिमी घाट के परितंत्र वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जातियाँ हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तब क्या हो, वो परितंत्र क्रियाशील हो जाएंगे। यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटी जाति के स्थान पर केवल 50,000 जातियाँ ही रहे, तब हमारा जीवन किस प्रकार का प्रभावित होगा। तो बात यहाँ पे ये, हम सीधे सीधे प्रश्नों को कोई उत्तर नहीं, हमारे पास सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के परिस्थितिविद पॉल एंड एहरलिख द्वारा उपयोग की गई रिवेट पोपर परिकल्पना में हम यह सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक वायु परितंत्र के हजारों रिवोट एंड जातियाँ द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट किलक को ले जाने लगे तो जाति विलुप्त का कारण यानी तब आरंभ से जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि अधिक रिवेट हटा लिए जाए तो तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सा रिवेट हटाया गया है। जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई सुरक्षा से दृष्टि के अंदर सीट व खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाज के पंख के रिवेट को परितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना की गई है। उसका देखा जाए 15.1.1 में तो जैव विविधता की क्षति, जबकि यह संदेहपूर्ण है कि क्या कुछ नई जातियाँ की पृथ्वी जातियों में सम्मिलित होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि होगी। हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप को मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियों तथा स्थापित करने से वहाँ पर मूल पक्षियाँ यानी कि 2000 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गई है, ठीक है। और बाद में क्या हुआ है कि देखो यहाँ पे क्या है, IUCN जो है ना, IUCN की लाल सूची यानी 2004 के साक्ष्य के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ एवं 338 उसमें जो थे ना वो कशेरुकी और 349 जो थे वो अकेशेरुकी और तथा 87 थे वो पादप थे, जो कि विलुप्त हो गए हैं। अब देखो नई विलुप्ति जातियों के मॉरिशन की डोडो यानी कि अफ्रीका का क्वेगा और ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन और ऑस्ट्रेलिया का स्टेलर, समुद्री गाय एवं बॉली, जावा तथा कैस्पियम
के बाघ, तोन उपजातियां शामिल है। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई है। आंकड़ों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाया है कि जातीय वर्ग टैक्सा के विलोपन यादृच्छिक रैंडम नहीं है, जैसे कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। इस भयानक कथा के संवर्धक के तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पे है। इस समय 12% पक्षी और 23% स्तनधारी और 32% उभयचर तथा 31% अमृतजीवी की जातियां विलुप्ति के कगार पे है। देखा जाए तो जीवाश्म अभिलेखी के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन में हमने जाना कि जातियों की बड़े पैमाने पर जैसी हानि पर आजकल देख रहे हैं कि वैसे मानव के आगमन से पहले भी हुई थी, लेकिन लगभग 3 करोड़ यानी कि 3 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की विविधरूपण यानी कि बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। अब जो छठा हुआ विलोपन प्रगति पर है, वह पहली 5 घटनाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो अंतर केवल दर में है। आज जातियों की विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्ण होने वाली विलोपन की अपेक्षा में 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप की उत्तरदायी है। परिस्थितिविदों की चेतावनी कि यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्षों में ही पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी। ठीक है ना। और देखो आगे क्या है। सामान्य किसी क्षेत्रों में जैव विविधता की हानि होने से क पादप उत्पादक घटती है। ख पर्यावरण समस्या जैसे सूखा आदि प्रतिरोध एंड रेजिस्टेंस में कमी आती है। ग कुछ परितंत्र की प्रक्रिया जैसे पादप उत्पादक एंड जल उपयोग पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। जैव विविधता की क्षति के कारण जलीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, और वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलाप के कारण इसके चारों मुख्य कारण है। निम्न उपशीर्षकों के इसका वर्णन किया गया है। अब देखा जाए तो आवासीय क्षति तथा विखंडन क्या होता है। देखो, यह जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय वर्षा वन वृक्ष के 14% क्षेत्रों में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब आप इस अध्याय में को पढ़ोगे तब तक हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेज़न वर्षा वन यानी कि जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संभव करोड़ों जातियां यानी कि स्पीसीज निवास करती है। इस वन को सोयाबीन की खेती या फिर जानवरों का चारागाह भी कहते हैं। ठीक है ना। तो एक बात याद रखना कि अमेज़न को पृथ्वी का पूरा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। सोयाबीन की खेती किसे बोलते हैं? तो अमेज़न को कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये चारागाह के लिए। हाँ, अब देखो, इस चारागाह के लिए काटकर साफ कर दिया जाता है, और यह संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवासीय खंडन हुआ है, और जिससे बहुत सी जातियां के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तो तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवास और कहते हैं माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी जो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसे
समष्टिट यानी पॉपुलेशन से कमी होती है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की कमी होती है। अब देखो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा अतिदोहन क्या होता है। मानव हमेशा भोजन आवास करने के लिए कुछ प्रकृति पर निर्भर रहता है और लेकिन आवश्यक लालच में बदल जाता है, मतलब अगर अधिक आवश्यकता हो या फिर कुछ चीज़, कभी कभी क्या होता है, लोग जब किसी चीज़ को आवश्यक होता है तो वो उसी को ले लेते हैं। मान लो अगर उसी को दोबारा वो फिर लेने आता है तो एक समय बाद उसके अंदर वो लालच आता है कि ये तो फ्री का मिल रहा है तो लेने में क्या ही दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवश्यक जो होता है वो लालच में बदल जाता है। तब इस प्रकृति संपदा का अधिक दोहन यानी कि ओवर, कहते नहीं है, एक्सप्लाइटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां यानी कि स्टीलर, समुद्री गाय और फ्रेंचेंसर कबूतर विलुप्त हो गए हैं। आज बहुत सारी समुद्र मछलियां आदि जनसंख्या शिकार के कारण कम हो जा रही है, जिसके कारण व्यवसायी महत्व की जातियां खतरे में है। विदेश जातियाँ एवं आक्रमण। जब बाहरी जातियाँ अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उन्हें कुछ आक्रमण होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति के कारण बन जाती है। जैसे कि जब नील नदी का मछली नाइपल पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया के झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिकी के से बेजोड़ सिचलिड मछलियाँ की 200 करोड़ से अधिक जातियाँ विलुप्त होगी। आप गाजर घास या पार्थेनियम लेटना और हाइसिंथ आकार्बनिया जैसी ये आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुई खतरों से अधिक तरह परिचित होंगे। मत्स्य पालन उद्देश्य से अफ्रीकन एंड कैटफिश एंड द कहते नहीं कैलेरियन एंड द गैरीपाइंस मछली को हमारी नदियों में लाया गया। जब ये मछली हमारी नदियों की मूल असल कमीन बोलते नहीं अल्कशमीन के लिए खतरा पैदा कर रही थी। ठीक है, इसको कैटफिश कहते हैं। कैटफिश को जो होता है वो बाद में खतरा पैदा करने लगा। होता है कि वो मांसाहारी था, ठीक है ना, वो धीरे धीरे जैसे तो मांसाहारी होता है, मांसाहारी के कारण लोग उसे मांस खिलाते थे, जिस कारण से नदी जो था पूरा दूषित हो गया था। और कहीं ना कहीं जितने मांसाहारी जानवर खाने से बहुत सारी बीमारी होती थी, तो वही हमें मछली खाने से होनी शुरू होगी। अब होता क्या है, सह विलुप्तता क्या होता है। जब एक जाति विलुप्त होती है, तब उस आधारित दूसरी जंतु या पादप भी विलुप्त होने लगती है। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तब उसके विशिष्ट परजीवी का भी वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण विकसित कहा जाए तो कोइवाल्व्स या परागणकारी या पॉलिनेटर्स या सहोपकारिता या कहा जाए तो कहते नहीं है म्यूचुअलिज्म का है, जहाँ एक पादप के विलोपन के दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। अब देखा जाए तो 15.2 में देखा था जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है। 15.2.1 हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। इसके बहुत से स्पष्ट तथा अस्पष्ट कारण है जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे संकुचित एवं संकीर्ण और उपयोगी और व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी व नैतिक। जैव विविधि के संरक्षण के लिए संकीर्णन के रूप से तर्क स्पष्ट है, जैसे मानव को प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप में अनगिनत आर्थिक लाभ है, जैसे खाद, अनाज, दाल, फल आदि, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसे टेनिन, स्नेहिक एंड लुब्रिकेंट, रंजक, डाई, रेजिन, इत्र आदि, औषधि उत्पादक। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधि पादपों से बनाई जाती है। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयों बनाने में हो रही है। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने
और नए औषधि महत्व के पादप उष्ण कटिबंधित वर्षा वनों में खोज होना अवशेष है। जैव संभावना के समृद्ध राष्ट्र इसका अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैव अन्वेषण या आर्थिक महत्व उत्पादक आणविक आनुवांशिक तथा जातीय स्तर पर किया गया है। व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक परितंत्र सेवा के मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेज़न वन के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सेवा हम आर्थिक मूल्य आंक हो सकते हैं? देखो, अपने किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने पर खर्च से आप क्या अनुमान लगा सकते हो? परागण जिसके बिना पौधे तथा फल बीज नहीं दे सकते, पारितंत्र की दूसरी यही ऐसी सेवा और कहते नहीं है परागनिकारिकों जैसे मधुमक्खियाँ, गूंज और मक्षिका पक्षी आदि तथा चमगादड़ दी जाती है। प्राकृतिक परागनिकारिका जैसे प्राकृतिक परागनिकारियों की उपस्थिति के परागण को पूरा करने की लागत कितनी होगी? हम प्राकृतिक से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। वनों में घूमते समय, वसंत ऋतु में पूरी खिले हुए फूलों को निहारते समय या प्रातः बुलबुल के गीतों का आनंद, क्या हम ऐसे चीज़ों की कई कीमत लगा सकते हैं? जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप, सूक्ष्म जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हमें यह सूझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जीव या जाति का अपना नैज मूल्य होता है, ठीक है ना, जो भले ही वह हमारे लिए चालू आर्थिक मूल्य हो या ना हो, से मैटर नहीं करता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। अब देखो, जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जब हम संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं, तब इसकी जैव विविधताएं के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखने जैसे कि एक जंगल को सुरक्षित रखना होता है, इसे स्वस्थाने या इन सितो संरक्षण कहते हैं। जब कभी किसी जीव को विलोपन को संकट से, वे जीव जिनके निकट भविष्य में वर्ण विलुप्ति होने का अधिक संकट हो, जैसे उसे बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब तक हम स्थिति को हम वाहन स्थानों एक्स सेतु संरक्षण कहते हैं। ओके, अब देखो, स्वस्थाने इन सेतु कंजर्वेशन क्या होता है? स्वस्थ इन सेतु संरक्षण क्या होता है? विकास और संरक्षण। ओके, देखो ध्यान से देखो जरा इसमें कितना है दम। विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण को अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते। जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध है, उनमें सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां हैं, उनको बचाना दूर की बात है। भूमंडलीय स्तर पर इस समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान
आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता और हॉटस्पॉट पहचाने। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिक एवं एंजाइम्स होती है। जातीय अन्य स्थानों पर नहीं होते। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे। तत्पश्चात इसी सूची में 9 हॉटस्पॉट और सम्मिलित किए गए। संसार के कुल 34 जैव विविध हॉटस्पॉट यानी कि ये हॉटस्पॉट जो होते हैं वो आवासीय क्षेत्रों के भी है। इनमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका और इंडो बर्मा व हिमालय जो हमारे देश की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से अधिक कम है, परंतु इन क्षेत्रों को आवासित जातियों की अत्यधिक है तथा इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। भारत की पारिस्थितिक अद्वितीय तथा और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन जीव अभयारण्यों, जीव मंडल एवं आरक्षितियों यानी कहते हैं ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। अब भारत में 14 जीवमंडल क्षेत्र यानी कि 19 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 वन्य जीव अभयारण्य है। भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृति में वनों के लिए अलग भूभाग जोड़े जाते थे। उनमें सभी पौधे तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खास तथा जैन जाति पहाड़ी राजस्थान, अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरणस्थली है। अब देखो उसके बाद कह रहा है बाह्यस्थाने या एक्स सेतु संरक्षण क्या होता है। देखो सीधा सा समझो होता क्या है, ध्यान समझना। इस संरक्षण को संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है कि जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों को यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्ति हो गए, वनों में विलुप्ति हो गए, नहीं मतलब जो कि बोलते हैं वन में विलुप्त हो गए या खत्म हो गए, लेकिन जंतु उद्यान में संरक्षित। आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानों में संरक्षित दिया जाता है। और देखो जब संकटग्रस्त जातियों को युग्मकों गेमिट को जीवित व जन अक्षम स्थिति में निम्न ताप परितिप यानी क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है तो अंडों को पात्रे यानी कि इन वर्टो फर्टिलाइजेशन में भी किया जा सकता है और पादपों की उत्तिक सर्वाधिक विविध द्वारा प्रवर्धन एंड प्रोपेगेशन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधे के विभिन्न आनुवंशिक प्रभेदों एंड स्ट्रन के बीज के लंबे समय तक बैंक में रखे जा सकते हैं। जैव विविधता के लिए कई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्र
का सामूहिक उत्तरदायी है। वर्ष 1952 में रेडियो जनरियो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें। उनके मिलने वाले लाभों का इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घकाल तक मिलते रहे। और इसी क्रम में सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देश ने शपथ ली कि सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानिक स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। अब देखो, इसका संरक्षण दे रखा है। लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के समय जीवों की बहुत सी विविधीकरण हुआ। जैव संगठन के सभी स्तरों यानी उपस्थितियों के कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें आनुवंशिक, जाति, परितंत्र एवं विविधता और अधिक महत्वपूर्ण है, और सभी संरक्षण के प्रयास इनके सभी स्तरों पर यानी विविधता या सुरक्षित करने को उद्देश्य किए गए हैं। संसार में 15 लाख से अधिक जातियों के साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर लगभग 60 लाख जाति खोज तथा उनका नामकरण के इंतजार में है। जिन जातियों को नाम दिए जा चुके हैं उनमें 70% से अधिक है, जिन्हें लगभग 70% से अधिक कीट है। ओके, मतलब उसमें भी 70% अधिक का कीटे हैं। अब देखा जाए तो इसमें कवकों की संख्या सभी कशेरुक प्राणियों की तुलना में अधिक है। भारत में लगभग 47,000 पादप जातियों तथा इससे दोगुनी जातियों में विश्व के 12 महाविद्यालय, मतलब इससे दोगुनी जाति में जनजाति है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है विश्व के 12 महाविद्यालयों वाले देश में एक वो बनाया गया था, क्या बोलते हैं उसको, देखो लिखा होता है लगभग इतने महाविद्यालय में, मतलब क्या लिखा, महाविविधता वाले में एक देश में एक है, मतलब कि ठीक है ना, हमारा जो देश है। अब देखा जाए तो पृथ्वी पर जाति विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि एक रोचक प्रतिरूप यानी पैटर्न दर्शाती है। यह साधारणतया उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक और तथा ध्रुव की तरफ घटती जाती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में जाति समृद्धि की महत्वपूर्ण कारण है कि इस प्रकार उष्णकटिबंध क्षेत्रों में विकास के लिए समय अधिक मिला, इन्हें पर्यावरण संबंधी स्थिरीकरण मिली है तथा क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई, इससे अधिक उत्पादक होता है। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। जाति क्षेत्र संबंध सामान्य एक आयताकार और कहते नहीं अति परवलयिक कार्य है। ऐसा माना जाता है कि उच्च विविधता वाले समुदाय कम परिवर्तनशील, अधिक उत्पादक तथा जैव आक्रामक के प्रति अधिक प्रतिरोध होते हैं। पृथ्वी का जीवाश्म इतिहास प्राचीन समय के व्यापक विलोपन को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान विलोपन की प्राचीन दर से 100 से 1000 गुना अधिक है, जो कि मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों की देन है। वर्तमान में लगभग 700 जातियां विलुप्त हो चुकी है और 15,000 से अधिक जो होते हैं वो जातियां जो है समय विलुप्ति होने के संकट का सामना कर रही है। आजकल अधिक विलोपन के कारण आवासीय यानी विदेशी वन यानी कि क्षति और एवं खंडन की अतिदोहन, जैविक आक्रमण और सह विलोपन या पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता मानव जीवनों के प्राणाधार जैव विविधता को संरक्षण के मुख्य कारण
संकीर्ण के से उपयोग एंड बोलते नहीं है व्यापक रूप से उपयोग तथा नैतिक परितंत्र में हमें अत्यक्ष लाभ जैसे भोजन, रेशा, ईंधन, लकड़ी और औषधियों के अलावा बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे परागण, पीड़क नियंत्रण, जलवायु तथा बाढ़ नियंत्रण आदि। पृथ्वी के जैव विविधता की अच्छी तरह से देखभाल करना तथा उसको अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करने के लिए नैतिक कर्तव्य है। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थाने तथा बहाव स्थाने होता है। राजस्थान में संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें कि सारा पारितंत्रिक सुरक्षित रह सके। और आज तक संसार के 34 विविधता वाले हॉटस्पॉट को गहन संरक्षण प्रयास के लिए चुना जा चुका है, जिन्हें 3 पश्चिमी घाट श्रीलंका और घाट एंडोवर्मा भारत के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में आते हैं। हमारे देश में स्वस्थानीय संरक्षण के प्रयास 14 जीव मंडल क्षति क्षेत्र एवं 90 राष्ट्रीय उद्यान एवं 450 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य व बहुत से पवित्र उद्यानों के द्वारा प्रतिबंध होते हैं। वह स्थानों के अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों का प्राणी उद्यानों तथा पादप उद्यानों में पात्रे यानी कि इनवर्ट्रो एंड निषेचन, उत्तक एवं संवर्धन प्रवर्धन तथा युग्मक के निम्न ताप निरपक्षण जैसी विविधता आती है। सो गाइज, धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। आपका दिन बहुत शुभ हो और भूले ना कि आप भी नीट के यहाँ पर हिस्से है। और सो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।